तुम समझते क्यों नहीं? लड़की तोशा का अंजाम देख चुकी है। अब गालिबन शोइला से अपनी सजा मुआफ कराने के लिए ये उसकी खिदमत में जारा काका की खोपड़ी तोहफे के तौर पर पेश करना चाहती है। तुम कैसा जबरदस्त खतरा मोल ले रहे हो, बड़े नादान हो। सरंगा के मुखल होने पर मैं बहुत तिलमिलाया। इस वक्त कोई और होता तो मैं इसका खात्मा करके भी अपने जिस्म की आग बुझा लेता, मगर सरंगा पर मेरा हाथ नहीं उठ सकता था। सरंगा ने मेरे बाल नोचने शुरू कर दिए थे ताकि मैं अपने बाकुते हुए ख्यालात का रुख मोड़ सकूं। वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। हालांकि मुझे यकीन नहीं था कि नीरी इतनी ज़हीन हो सकती है। मैंने नदामत से गर्दन झकेली। सरंगा फलसफियाना अंदाज में मुझे नसीहतें करता रहा। रात गुजरती गई। नीरी अभी तक जाग रही थी। मुझे अब नींद आने लगी थी, लेकिन नीरी की शब बेदारी में सूना खतरा का सबब बन सकता था। मगर मैं कब तक जागता रहता? आखिर मेरी आंख लग गई और उस वक्त खुली जब तेरी मेरे गिले पर झुकी हुई बहुत आहिस्तगी से हार निकालने की कोशिश में मसरूफ थी। मैं तेजी से उठा। नीरी मुझे अचानक उठता हुआ देखकर झोंपड़ी के दरवाजे तक भागी। सरंगा का गुमान सच निकला। मैंने तय कर लिया कि मुझे इसका काम तमाम कर देना चाहिए। ये काम बहुत सख्त था और मेरे जैसे शख्स के लिए तकरीबन नामुमकिन था। लेकिन नीरी की बेवफाई और हबशियों के खिलाफ नफरत ने मुझे इंतकाम लेने पर मजबूर कर दिया। मैंने मुसम अज़्म कर लिया कि नीरी को हमेशा के लिए सुलाकर अपनी जिंदगी का चिराग जलाऊं। मैं अलिफाटे और बिला की तरह इसकी तरफ बढ़ा, लेकिन इसी वक्त एक तेज आवाज से झोंपड़ी का दरवाजा खुला, जैसे किसी ने जोर से उसे धक्का दिया हो। इसके बाद जो कुछ हुआ इसका जिक्र न किया जाए तो बेहतर है। मुख्तसरा ये कि किसी आदमी के बजाय क्रिकेट की गेंद के बराबर एक रोशन गोला फिजा में तैरता हुआ अंदर दाखिल होकर ऊपर फिजा में मुअल्लक हो गया। नीरी वो पुरस्कार गोला देखकर हजियानी अंदाज में चीखती चलाती हुई एक तरफ हटी, लेकिन रोशन और मुतहर्रिक गोले ने फिर इसकी तरफ रुख कर लिया। नीरी का बहना बदन गोले से टकराया और देखते देखते दिकुत्ते शोलों की जद में आ गया और एक ही लम्हे में राख भी हो गया। इसे तोशा की तरह न फड़फड़ाने की इजाजत मिली, न आह वबका की। वो शोइला, आ अखुबला, आ जारा काका पता नहीं किसके तिलिस्म का निशाना बन गई। हैरत की बात यह है कि आग के शूले ने ना तो वो खुश्क घास जलाई जो जमीन पर पड़ी थी और ना ही झोंपड़े को कोई नुकसान पहुंचा। और दूसरी ताज्जुब खेज बात यह है कि इस हंगामे में सरिता और सरंगा की आंख तक न खुली। हालांकि सरंगा उमूमन जागता रहता था। वो एक मजबूत असाब का शख्स था जिसके मुतालिक मैंने ये राय कायम की थी कि वो सोता नहीं है। तारीख बर्रे-आज़म के उन करिश्मों ने इसे भी सुला दिया था। जब नीरी का जला हुआ बदन राख का ढेर बन गया तो मैंने सरंगा को जगाना चाहा, मगर उसके बजाय सरिता खुद ब खुद अंगड़ाई लेकर उठकर खड़ी हुई। मैंने इसे मुखातिब किया, सरिता क्या बात है, तुम्हारी आंख कैसे खुल गई? सरिता मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय आहिस्ता से उठी और सरंगा को फलांग कर दरवाजे की जानिब बढ़ी। मेरा ख्याल था कि वो किसी जरूरत से बेदार हुई है, लेकिन इसके चलने का अंदाज अजीब था। वो मेरे करीब से कतरा कर निकल गई। मैंने इसे दोबारा मुखातिब किया, सरिता रात के वक्त तुम्हारा तन्हा बाहर जाना मुनासिब नहीं है, सरंगा को बेदार कर लो। इस बार भी सरिता ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे इससे इस रवैये की तवक्को नहीं थी। अचानक मुझे ख्याल आया कहीं वो भी इस वक्त किसी तिलिस्मी अमल का शिकार तो नहीं। मैंने लपक कर उसे जा लिया और उसकी कलाई पकड़कर दुरुस्त लहजे में पूछा, कहाँ जा रही हो तुम? मेरे खुदा! सरिता ने खौफनाक नजरों से मुझे देखा। इसकी कहर आलूद नजरें मेरे जिस्म में छने लगी। मैंने इसकी कलाई पर अपनी गिरफ्त और मजबूत कर ली। सरंगा को आवाज देना चाहिए, लेकिन इससे पेशतर ही इस धानपान की नाजुक शर्मीली लड़की ने एक झटके से अपनी कलाई छुड़ा ली।
मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि इसके दुबले दुबले हाथों में इस कदर ताकत होगी। इसका कलाई छुड़ाने का अंदाज देख में घबरा के 2 कदम पीछे हट गया। सरिता मशीनी अंदाज से घूमी, फिर तेज तेज कदम उठाती हुई दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। मैंने भी इसकी पैरवी में दरवाजे से बाहर जाना चाहा, लेकिन पहरेदार हबशियों ने अपने नेज़ों से मेरा रास्ता रोक दिया। मेरी अक्ल खप थी, होश जरा ठिकाने आए तो मैंने सरंगा को झंझोड़ना शुरू कर दिया। वो भरकर अलिफाटे और ताज्जुब से पूछने लगा, जाबिर, क्या बात है? क्या फिर कोई वाकया पेश आया है? जल्दी उठो सरंगा। सरिता चली गई। सरिता चली गई कहाँ? सरंगा ने तेजी से नजरें घुमाकर उधर उधर देखा, फिर चीते की तरह अलिफाचेल कर खड़ा हो गया। कहाँ गई सरिता? मुझे नहीं मालूम, मैंने इसे रोका था लेकिन क्या? मैंने पहली बार सरंगा को हवास बाख्ता देखा। वो मुझ पर बरहम हो गया। इसने मेरी गर्दन जकड़ ली। मैंने कोई मुजाहमत नहीं की, इसलिए कि इसका ये इस्तिराब और जुनून कती फितरी था। इसने जल्द ही मुझे छोड़ दिया और कहने लगा, तुमने इसे जाने कैसे दिया? तुम एक लड़की को ना रोक सके। मैंने इसे तहम्मुल की तलकीन की और एक ही सांस में पूरी रात की हलाकत खेज रुदात तफसील से सुना दी। वो कुछ पागल सा हो गया, लेकिन इसकी ये कैफियत आर्जी थी। इसने जल्द ही सर झटक कर अपने बेलगाम दिल और दिमाग को काबू किया। इसके बाद वो फिर से एक पुराना ठंडा पर असरार और तजर्बाकार बूढ़ा गिद्ध हो गया। अंधेरा में इसकी आंखें चमक रही थीं। जाबिर, सरिता को अगवा करके उन हबशियों ने अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा किया है। उन्हें सरिता को वापस करना होगा। मैंने इसकी बात पर एक हज़ियानी कहका लगाया। तुम कहाँ तक जाओगे? उन तिलिस्मी चक्रों से कब तक बेचोगे? ये तो बहुत पहले होना था। सरंगा के होंठों पर एक खौफनाक मुस्कुराहट अलिफाबेर आई। इसने फुर्ती से जेब में हाथ डालकर अपनी मूर्ति निकाली, जो मैं मुतअद्दिद बार देख चुका था। फिर इसने कुछ बदबदना शुरू कर दिया। मैंने फिर एक कहकहा लगाया, लेकिन वो मेरे हज़ियान से पुरवा मूर्ति सामने रखे उन अब कुछ कहता रहा। फिर वो घुटनों के बिल जमीन पर झक गया। इसकी आवाज़ बतदरीज तेज होने लगी और किसी मजनू की सी कैफियत हो गई। मेरा ख्याल था कि सरिता के जाने से इसके दिमाग पर बुरा असर पड़ा है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि मूर्ति अपना हजम बढ़ा रही है। मैंने गौर से इसकी तरफ देखना शुरू किया। सरंगा तेजी से कुछ पढ़ रहा था। मेरा खून शरियानों में मुंजमद सा होने लगा। मैंने देखा कि पत्थर की इस मूर्ति ने एक जीती जागती हिंदुस्तानी औरत की शक्ल इख्तियार कर ली। वो कोई देवी थी। झोंपड़ी के सन्नाटे में एक शीरीं आवाज उभरी। ये इसी पर असरार औरत की आवाज थी। इसने सरंगा को मुखातिब करके कुछ कहा। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। सरंगा फर्त अकीदत से औरत के कदमों पर अपनी आंखें और गाल रगड़ने लगा और आंसू बहाता हुआ गुड़ गिराने लगा। ये बड़ा नाकाबिल यकीन सा पुरअसरार मंजर था। सरंगा ने आजिज़ी से और औरत ने पर सुकून लहजे में कुछ बातें की। मैं उनकी जुबान से नावाकिफ था। जब सरिता और सरंगा के नाम दरमियान में आते तो मैं कुछ समझ जाता कि बात उन्हीं के मुताल्लिक हो रही है। सरंगा का ये अमल कोई 2 मिनट से ज्यादा देर तक जारी ना रह सका। जब इसने औरत के पीर छुए तो इसने अपना हाथ ऊपर उठाया और गायब हो गई। अब वहां वही छोटी सी मूर्ति थी और सरंगा था। सरंगा ने एहतियात से मूर्ति जेब में रखी और फखर से मेरे पास आया। हैरान हो सैयदी जाबिर। मैं खामोश रहा तो कहने लगा, सरंगा तन्हा नहीं है। मैंने घोर कर उसकी तरफ देखा। इसने मेरे कांधे पर हाथ रखकर हुक्मिया अंदाज में कहा, एक हाथ से मेरा हाथ पकड़ लो और दूसरे हाथ से जारा काका की खोपड़ी थाम लो और मुझे इस गार तक ले चल लो। सरंगा। मेरी जुबान में लुकनत आ गई। सरंगा, मैं कहता हूं अब तुम्हारा वहां जाना बेसूद होगा। मैंने इस वहशत ज़दा शख्स को समझाते हुए कहा। मैंने इस गिल बदन जोलेन को अपनी नजरों के सामने राख के ढेर में तब्दील होते देखा था। मेरी हिदायत पर अमल करो अजीजम जाबिर। एक हाथ से मेरा हाथ थाम लो
और दूसरा हाथ जारा काका की खोपड़ी पर जमा लो। हमारा इस गार तक पहुंचना जरूरी है, जहां तुम जोलेन से मिले थे, सरंगा ने हुक्मिया लहजे में कहा। लेकिन सरंगा, तुम मेरी आवाज में लुकनत आ गई। देर मत करो अजीजम जाबिर, घबराओ नहीं। मैंने तुमसे कहा नहीं कि मैं तन्हा नहीं हूं। हम यहां कब तक पड़े रहेंगे? अब सरिता भी गायब हो गई। फलोरा तुम्हारे सामने बेहोश पड़ी है। उन्होंने एक एक करके हमारे साथियों को खत्म कर दिया है। डॉक्टर जवाद अभी तक बीमार है। क्या तुम यूं ही हाथ पर हाथ धुरे यहां बैठे रहना चाहते हो? क्या हमें कोई हरकत नहीं करनी चाहिए? क्या हम उन वहशियों के जुल्म और सितम का इसी तरह निशाना बनते रहे? सरंगा, सरिता चली गई है तो तुम इस तरह की बातें करने लगे हो। हरकत की इब्तिदा तो मैंने की थी। तुम इस वक्त मेरा साथ नहीं दे रहे थे, मुझे पुरसुकून रहने की तलकीन कर रहे थे। फलोरा और सरिता में इतना फर्क है कि सरिता की गुमशुदगी से तुम्हारे सर्दखून में उबाल आ गया है। क्या तुम समझते हो कि हमारी कोई कोशिश कामयाब होगी? जादू पर असरार वाकयात, चारों तरफ समंदर, ये अजनबी चेहरे, ये तिलिस्मी माहौल और हमारी नातवानी। खामोशी और सुकून से मौत के मुंतजिर रहो। अब मफिर की कोई सूरत नहीं। मैंने जहर खंद से कहा, यहां तुम किसी तरह कामयाब नहीं हो सकते। क्यों उलझन में पड़े हो? जोलेन ने कहा था कि आज तक कोई अजनबी इस जजीरे से वापस नहीं गया। बस मौत ही हमें उन मसाइब से नजात दिला सकती है। जाबर, कुछ समझने की कोशिश करो। अब कैफियत वो नहीं है जो पहले थी। तुमने एक गार का पता चला लिया है और जारा काका की मुकद्दस खोपड़ी हासिल कर ली है, और मैंने अपनी देवी से राब्ता कायम कर लिया है। अजीजम, ये वक्त तल्ख बातें करके गिनवाने का नहीं। हमें मुत्तहिद है कर कुछ करना चाहिए। जिंदगी रही तो तुम मुझे बहुत से ताने दे लेना। सरंगा के लहजे में शिकस्तगी और इज़्महलाल था। फलोरा यहां इसी तरह तन्हा पड़ी रहेगी। अब इसके पास तो शाह और तेरी भी नहीं हैन। क्या हमारा इसे तन्हा छोड़कर जाना मुनासिब रहेगा? ये जुल्म है सरंगा। मैंने फलोरा की जानिब इशारा किया, जो नीम जन हालत में तमाशाई इबरत बनी वहां पड़ी हुई थी। सामने नीरी का जला हुआ ढांचा था। इस बूढ़े पुरसुकून शख्स सरंगा को मैंने पहली बार मुश्तइल और हवास बाख्ता देखा था। इसके वहम विगमान में भी ये बात नहीं थी कि मकरू चेहरे वाले हबशी सरिता के साथ भी फलोरा वाला वाकया दोहराएंगे। सरंगा बड़े इत्मीनान से कहा करता था कि हे सरिता पर हाथ नहीं डाल सकेंगे। इसका यह एतमाद किसी कदर बजा भी था, क्योंकि मैंने अभी अभी पत्थर की छूटी मूर्ति को एक हिंदी औरत की शक्ल में नुमदार होकर सरंगा से कुछ बातें करके गायब हुए देखा था। औरत के गायब हो जाने के बाद सरंगा के चेहरे पर इत्मीनान सा नजर आया था। मेरे लिए इसकी शख्सियत पहले ही पुरअसरार थी, अब और उसने मुतासिर कर दिया था। लेकिन मैं उन पे दर पे अनोखे और नाकाबिल फहम वाकयात से कुछ ऐसा दिल बर्दाश्ता हो गया था कि अब जिंदा रहने और आज़ाद हो जाने की मौहूम सी उम्मीद भी खत्म हो गई थी। सरंगा के इसरार पर मैं नीम दिल्ली से उठा और बाहर झांक कर देखा। पहरेदार जाग रहे थे। मैंने सरंगा को बताया कि इस वक्त बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। इसने मुझसे उनकी तादाद पूछी। वो 2 थे। सरंगा ने दरवाजे की आड़ में खड़ा करके एकदम चीखना शुरू कर दिया। बाहर हबशियों की आवाज अलिफाबेर। वो मिनबिना रहे थे। सरंगा की कर्बनाक चीखें सुनकर उनमें से एक सरंगा के कर्ब की वजह जाने के लिए अंदर आया। इसका अंदर झांकना था कि मैंने झपटकर उसकी गर्दन पूरी कुव्वत से दबोच ली और इसे संभलने का कोई मौका दिए बगैर पुश्त से एक जबरदस्त लात रसीद की। वो चीखता हुआ जमीन पर मुनके ढेर हो गया। उधर सरंगा ने नौजवानों की सी फुर्ती से नीजा छीनकर इसे बुलंद किया और वहशियाना अंदाज में इसकी पुश्त में घोंप दिया। इस अरसे में दूसरा पहरेदार अपने साथी की आवाज सुनकर अंदर आ गया था। इसने सरंगा पर नीजा तान लिया। फिर सरंगा का काम तमाम होने ही वाला था कि मैं सामने आ गया। मेरे गिले में जारा काका की खोपड़ी की हुई थी। इसे देखकर हबशी पहरेदार के जिस्म में रशा सा पैदा हुआ। बस इसी एक लम्हे की रियायत में
मैंने इस पर सामने से हमला कर दिया। वो जमीन पर आ गिरा और उसने कोई मुजाहमत नहीं की। जब सरंगा ने नीज अलिफ उठाकर मुझे अलहदा करके उसके जिस्म में निज़ा पैवस्त करने का इरादा किया तो मैंने इसका हाथ रोक लिया। दूसरे पहरेदार का सांस खुद ब खुद बंद हो गया था और गर्दन ढलक गई थी। अब हम दोनों के हाथों में नेज़े थे और हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी। मैंने एक अलविदाई नज़र फलोरा पर डाली और हम दोनों तेजी से झोंपड़ी से बाहर निकल आए। सरंगा का एक हाथ मेरे हाथ में था और हम जंगल की समत बेतहाशा भाग रहे थे। ऊंचे नीचे रास्तों पर कई जगह उन्हें ठोकर लगी, लेकिन हम चोटों और ठोकरों की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते गए। मैं सोच रहा था कि ये सरंगा की दीवानगी है। शायद इसे इस इलाके की सुरियत का पूरी तरह इल्म नहीं है। जिंदगी के लिए ये जिदोजहद बेसूद है। मौत हमें यहाँ खींच लाई है, मगर सरंगा की चाल में अब भी दम था। जिंदगी की एक महूम सी उम्मीद इंसान के दिल से कभी नहीं जाती। बस वो एक किरण, एक हल्की सी किरण ही थी कि शायद कोई मौजिज़ा रूनुमा हो जाए और इस जिदोजहद से कोई नतीजा निकले। यही उम्मीद हमें आगे लिए जा रही थी। अफ्रीका के इस तारीक इलाके में जब मुहज़्ज़िब दुनिया के लोग रोशनियों और रंगीनियों में जिंदगी के गीत गा रहे होंगे, हम सियारात और इस हौलनाक वीराने में मौत और जिंदगी की किशमकश से दो चार थे। न जाने हमारे अज़ा हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मेरे सख्त गीर बाप, उन्होंने कहाँ कहाँ मुझे तलाश न किया होगा। उन्हें क्या मालूम था कि उनका नौजवान बेटा बलाओं में घर गया है। ये कैसी दर्दनाक मौत है जो हमसे मजाक कर रही है और हमारी आमादगी और सपुर्दगी के बाद भी हमसे रूठी हुई है, मगर हमारे साथ चलती है। सरंगा का सांस फूल गया था। मैंने इसे कुछ देर आराम करने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माना। गिरता पड़ता चलता ही रहा था कि हम जंगल में पहुंच गए। जंगल का तज़किरा मैं पहले कर चुका हूं कि वो कितना वसी और घना था। इसके रास्ते कितने दुश्वार गुजार और खतरनाक थे। जगह जगह दरिंदों और अजदहों का खदशा लाहिक रहता था। जंगल की रात बड़ी वहशतनाक होती है। इसका अंदाज़ा वही लोग कर सकते हैं जो मेरी तरह बेबसी के आलम में ऐसे हालात से दो चार हुए हों। वहां दाखिल होकर सरंगा की मुझ में ये बात आई कि रात गुजरने से पहले गार की तलाश नामुमकिन है। आगे बढ़ते थे तो किसी दरख्त से सर टकरा जाता था। फूंक फूंक कर और टटोल टटोल कर कदम बढ़ाते थे तो दम घुटने लगता था। एक जगह किसी दरख्त से टकराने पर हमारी एक हल्की सी चीख निकली और जिस्मों की एक जरसी आहट हुई तो सारा जंगल जाग गया। अजीब खौफनाक किस्म की आवाज में चार समत गूंजने लगे और हमें मालूम हुआ कि जंगल में दरिंदों की किस कदर कसरत है। फिर आगे बढ़ने के बजाय हमने वापस जाने को तरजीह दी। अभी जंगल की इब्तिदा थी और हम जरसी जिदोजहद के बाद वापस हो सकते थे। मैंने अपना रुख मोड़ लिया और मेरी पैरवी में सरंगा भी चारोनाचार पीछे की जानिब चलने लगा। किनारे पर हमें तारीकी कुछ कम मालूम हुई और हम दरख्तों की पहली कतार में एक ऐसे दरख्त पर चढ़ गए जहां हमें कोई नहीं देख सकता था। रात गुजरने में अभी वक्त था। मैं और सरंगा एक मोटे से तने पर गुमसम बैठे, एक दूसरे के हाथों में दबाए अपनी दिल्ली कैफियत और इस्तिराब का इजहार आपस में कर रहे थे। कोई 2 घंटे तक हम इसी कैफियत में बैठे रहे। कमर दर्द से दाहरी हो गई। किसी पहलू करार नहीं था। चूंटियां जिस्म से चिपक गई थीं और हम दोनों जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से उन्हें बार बार अलहदा कर रहे थे। इस जानलेवा मशगले से इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ कि हम पूरी तरह बेदार रहे। सुबह काज़िब के वक्त हम दरख्त से उतरे। अंधेरा दम तोड़ रहा था। रात भर की थकन से जिस्म चूर चूर था। कहीं भी बेसादे गिरकर गहरी नींद लेने के लिए आज़ा तड़प रहे थे। लेकिन सुबह के तुलू होने के साथ साथ सरंगा का जोश भी तुलू हो रहा था। वो अब तेज तेज कदम बढ़ा रहा था। इसकी इस्तिकामत पर मुझे रश्क आता था। सूरज तुलू हुआ तो जंगल में टायरों की चहकार मच गई और हम बचते बचाते जंगल के अंदर अपना मतलूबा गार तलाश करने लगे। हर तरफ एक जैसे दरख्त सर उठाया खड़े थे, इसलिए समत का तयन मुश्किल हो गया था।
बार बार मुख्तलिफ कुंभों और झंडों में हम घुस कर देखते। वो गार तलाश बिस्यार के बाद भी हमें नजर नहीं आया। इससे झुंझलाहट और बढ़ गई। सूरज सर पर आपका था और उसकी रोशनी कहीं कहीं दरख्तों से बच बचाकर हमारे सरों पर पहुंच जाती थी। हमें यह डर था कि झोंपड़ी में हमारी अदम मौजूदगी की इत्तला पाकर हबशी हमारी तलाश में जंगल की समत न दौड़ पड़ी। मैंने सरंगा को मशवरा दिया कि हम एक बार साहिल की तरफ चलें। शायद वहां से गार की समत मुतय्यन करने में मुझे कोई मदद मिल सकी। जंगल खत्म होने के बाद शुरू होता था और ये फैसला खासा तवील था। कोई और चारा न देखकर हमने समंदर की तरफ कूच किया। समंदर को देखकर सरंगा के चेहरे पर अजीब तासुर पैदा हुआ। उसने तमाम काम छोड़कर अपना आधा जिस्म पानी में डूब दिया और देर तक पानी के अंदर दम साधे बैठा रहा। मैंने भी अपने शिकस्ता लिबास की परवाह किए बगैर साहिल के लहराते पानी में छलांग लगा दी। नहाने से जिस्म में चुस्ती आ गई और जिंदा रहने को दिल चाहने लगा। साहिल से अंदाजे के मुताबिक मैंने एक तरफ रुख किया और हम दोनों भागते हुए फिर घने जंगल में दाखिल हो गए। रास्ते में एक बार फिर मैंने सरंगा से झोंपड़ी में वापस चलने पर इसरार किया, लेकिन सरंगा ने एक तवील तकरीर करके मुझे खामोश कर दिया। गार अब भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। सरंगा ने झुंझलाकर मुझसे पूछा, कुछ याद आया? आखिर तुम्हारी याददाश्त कैसी है अजीजी जाबिर, कहीं तुम रास्ता तो नहीं भूल गए? मुझे बखूबी याद है सरंगा। वो गार जंगल के इस हिस्से में वाक़ है, मगर ये सारा चक्कर तलिस्माती है। जंगल का ये हिस्सा यकसां है। बेफिक्र रहूं, बहरहाल गार हम उसे तलाश कर लेंगे। मैंने इसे दिलासा दिया। जल्दी करो सैयदी, हम जितनी जल्दी वहां पहुंच जाएं इतना ही अच्छा है, सरंगा ने जोशीले लहजे में कहा। मगर सरंगा, मेरा ख्याल है तुम गलती कर रहे हो। मैंने अपनी आंखों से इस तंगो तारीक गार के अंदर एक अजीब और हैरत अंगेज दुनिया देखी है। तुम तन्हा उन ताकतों का कैसे मुकाबला करोगे? जाबिर, आने वाला वक्त बताएगा कि सरंगा क्या कर सकता है। क्या तुम समझते हो वो सरिता को छोड़ देंगे? सरिता उनके लिए इतनी सहल ना होगी जितनी फ्लोरा थी, क्योंकि सरिता सरंगा की बेटी है। सोच लो, हम जिस सरजमीन पर हैं वहां का हर जर्रा अपने अंदर बेशुमार असरार रखता है। मुझे अंदाजा है हम ऐसे ऐसे मनाजिर देखेंगे जो तसव्वुर में भी नहीं आ सकते। मगर इस तारीख बर्रे आज़म का कस्द करते वक्त मैंने उन बातों पर गौर कर लिया था। अजीजम, सरंगा ने बुजुर्गी से कहा, क्या हम यहां से रहा हो जाएंगे? मैंने बच्चों की तरह पूछा, जैसे सरंगा को इसका जवाब मालूम हो। सरंगा ने मेरी तरफ इस तरह देखा जैसे वो मेरे ज़हनी बुलूग पर शुबा कर रहा हो।